हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है सरकारी एग्ज़ाम फाइटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आपको और आपके परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि हम एसएससी एमटीएस के लिए जीके के क्वेश्चंस की सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो आज के वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो सभी क्वेश्चंस को नोट करना है आपको, और नोट करते हुए चलिएगा। और आंसर जिनको इनके पता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग इनके आंसर भी बताइएगा। देखिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वन इंडियन गर्ल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो जो पुस्तक है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये वाली। तो वन इंडियन गर्ल ये पुस्तक किसने लिखी है? चेतन भगत ने लिखी है। आंसर यहाँ पे लगाएंगे आप लोग चेतन भगत। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि चेतन भगत क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए अगला क्वेश्चन है, बंगाल के विख्यात संत चैतन्य निम्नलिखित में से किस शासक के समकालीन थे? तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। समकालीन वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो कौन सा शासक के समकालीन कौन से कवि थे या फिर कौन से संत थे, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो जो अपने एक बंगाल के विख्यात संत थे जिनका नाम था चैतन्य। क्या नाम था? चैतन्य। तो ये किसके शासन के किसके शासन के समकालीन थे, मतलब कौन सा राजा था उसके समकालीन थे? तो ये चैतन्य जो महाप्रभु थे, इनका नाम क्या है? चैतन्य महाप्रभु। इनका जो पूरा नाम है, उनका नाम है चैतन्य महाप्रभु। और ये किस शासन के समकालीन थे? तो अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन थे। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु बंगाल के हुसैन शाही राजवंश के संस्थापक अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन थे। हुसैन शाह का शासक धार्मिक सहिष्णुता के लिए भी जाना जाता है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो अगर आप भारत का राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, ऐसे पूछा गया है। तो आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष, यानी कि आप कम से कम 35 साल के तो हो चुके हो, तब आप क्या कर पाओगे? राष्ट्रपति के पद पर वो कर पाओगे। ठीक है, चुनाव में उसके शामिल हो सकोगे। अब जो अनुच्छेद है वो कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति का जो पद है इसकी चर्चा है। ठीक है, अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति के पद की चर्चा है। अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति जो होता है वो कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। क्या होता है? कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। तो इसको भी आप लोग नोट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो अपना राष्ट्रपति है, ये इसकी योग्यता क्या है? 35 वर्ष होनी चाहिए। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये कही गई है अनुच्छेद 58 में ये बात कि राष्ट्रपति की योग्यता कम से कम नहीं तो क्या होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए, और भारत का नागरिक होना चाहिए वह। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 35 वर्ष। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति जो होते हैं उनको शपथ कौन दिलाते हैं? तो उनको शपथ दिलाने का काम रहता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि जो CJI होता है अपना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टीपू सुल्तान का जो पिता था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था हैदर अली। हैदर अली के लड़के का नाम क्या था? टीपू सुल्तान था। ठीक है, हैदर अली का जन्म अजमेर के राजस्थान में सन 1727 में हुआ था। ठीक है, उसके पिता फतेह मोहम्मद मैसूर सेना के एक साधारण सैनिक थे। लेकिन क्या हुआ? हैदर अली मसूर टीपू सुल्तान के पिता थे, जो मैसूर के बाग के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, मैसूर के बाग किसे कहा जाता है? हैदर अली को कहा जाता है मैसूर का बाग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत का जो पहला मुख्य चुनाव आयुक्त था उसके बारे में पूछा गया है कि भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। ठीक है, तो भारत के जो पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उनका नाम था सुकुमार सेन। ठीक है, सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, और इनका कार्यकाल था सन 1950 से लेकर के 1958 तक। ठीक है, 1950 से 1958 तक ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर निर्वाचित रहे थे। अभी आप लोग मुझे ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान में
वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ये आप लोगों का काम है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे कि आप अगर पता भी नहीं होगा तो आप लोग उसको सर्च करके बताइएगा, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किदम्बी श्रीकांत जो है ना, इनका संबंध किस खेल से है, कौन से खेल से संबंधित हैं, किस खेल के लिए प्रसिद्ध हैं। तो जो किदम्बी श्रीकांत जी हैं, इनका संबंध है किस खेल से, ये कौन से खेल से संबंधित हैं, कौन सा खेल खेलते हैं। तो किदम्बी श्रीकांत खेलते हैं बैडमिंटन, ठीक है, बैडमिंटन खेलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अप्रैल 2018 में वे दुनिया के पुरुष खिलाड़ियों में टॉप रैंकिंग वाले बैडमिंटन खिलाड़ी बन गए थे, और साथ ही साथ 2018 में उन्हें भारत का जो चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जो कि पद्मश्री है, उससे भी सम्मानित किया गया था। तो 2018 में इन्हें क्या सम्मानित किया गया था, 2018 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, जो कि भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अब भारत का भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो भारत रत्न है। तो भारत रत्न सर्वप्रथम कितने लोगों को मिला था और कब मिला था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत रत्न सबसे पहले कितने लोगों को मिला था और कब मिला था, कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मतलब भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर देखिए एस राधाकृष्णन की बात की जाए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बात की जाए और जाकिर हुसैन की बात की जाए, तो इन सभी के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो इनको भारत रत्न कब प्राप्त हुआ था। तो इनको जो भारत रत्न है ना, वो राष्ट्रपति बनने से पहले ही प्राप्त हो गया था। क्या हो गया था, राष्ट्रपति बनने से पहले ही प्राप्त हो गया था। यानी कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति बनने से पहले निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न प्राप्त हुआ था। तो सभी को प्राप्त हो गया था राष्ट्रपति बनने से पहले, ठीक है। जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, एस राधाकृष्णन, इनको कब प्राप्त हुआ था, तो सन इनको हुआ था प्राप्त 1954 में, ठीक है। उसके बाद जो जाकिर हुसैन थी, जाकिर हुसैन को कब प्राप्त हुआ था, तो जाकिर हुसैन को हुआ था सन 1963 में। और जो अपने APJ अब्दुल कलाम थे, उनको कब प्राप्त हुआ था, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया था, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सभी को राष्ट्रपति बनने से पहले ही क्या प्राप्त हो गया था, भारत रत्न प्राप्त हो गया था। देखिए अब अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सा भाग गर्मियों में पहला मानसून प्राप्त करता है। देखिए जो गर्मियों का मानसून होता है, पहला मानसून प्राप्त करने वाला भारत का कौन सा भाग है, तो पश्चिमी घाट या फिर पूर्वी घाट या फिर मेघालय की जो पठार हैं और हिमालय है, इनमें से कौन सा भाग अपना है जो भारत में वो सबसे पहले गर्मियों में मानसून प्राप्त करता है। तो सबसे पहले गर्मियों में कौन सा भाग मानसून प्राप्त करता है, जो अपना पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट है, वो सबसे पहले मानसून प्राप्त करता है। क्योंकि दक्षिण पश्चिम जो मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून जैसे अपना यहाँ पे ये है और ये अपना क्या है, पश्चिमी घाट है, तो अपना दक्षिण पश्चिम मानसून इस तरफ से आता है और यहाँ पर बारिश करता हुआ ऊपर की साइड निकल जाता है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा अपना जो पश्चिमी घाट है, उसमें सबसे पहले क्या होती है, वर्षा होती है। आंसर हो जाएगा इसका क्या, ऑप्शन तीसरा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, बारिश की बूंदें गोलाकार होने का क्या कारण होता है। जो बारिश की बूंदें होती हैं, पानी की कोई भी बूंद ले लो आप लोग, तो वो क्या होती हैं, गोलाकार होती हैं। तो उनका गोलाकार होने का कारण क्या होता है, तो वो गोलाकार किसी कारण से ही तो होती हैं, और वो कारण क्या है, उसका कारण है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव बारिश की बूंदों के गोल होने का कारण है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि म्यांमार जो है ना, वो कहाँ पर अवस्थित है। म्यांमार कहाँ पर अवस्थित है, जैसे एशिया यहाँ पर मान के चलो, अपना ये अपना एशिया मान लो, ठीक है। अब इसके कौन से साइड में अवस्थित है, दक्षिण एशिया में या फिर दक्षिण पूर्व एशिया में या फिर पूर्वी एशिया में, या फिर कह रहे हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया। तो अब देखिए यहाँ पे दक्षिण पूर्व एशिया दो ऑप्शन एक जैसे दे दिए गए हैं। तो जो अपना म्यांमार है ना, वो क्या कहाँ पर अवस्थित है, दक्षिण पूर्व एशिया में अवस्थित है। तो म्यांमार की स्थिति क्या है, म्यांमार एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया, आंसर हो जाएगा, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समस्थानिकों में क्या होता है। देखिए समस्थानिक जो होते हैं, उनके यहाँ पे दो आपको कथन दिए गए हैं। समस्थानिक समान भौतिक गुण तथा भिन्न रासायनिक गुण होते हैं और भिन्न भौतिक गुण होते हैं। तो इनमें से
आपको ये बताना है कि कौन सी चीज़ सही है। तो समस्थानिक में जो समान भौतिक गुण तथा भिन्न रासायनिक गुण होते हैं, और भिन्न भौतिक गुण होते हैं और समान रासायनिक गुण होते हैं। अब यहाँ पे ये बताइए कि सही क्या है इसमें से। तो इसमें से सही ये है कि केवल कौन सा, केवल अपना जो ऑप्शन दूसरा तीसरा है, मतलब केवल जो अपना कथन दूसरा और तीसरा, यानी कि भिन्न भौतिक गुण होते हैं, समान रासायनिक गुण होते हैं। तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल सत्य है, ठीक है। तो ये बात क्या है, बिल्कुल सत्य है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि केवल दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जब अल्कोहल को पेट्रोल के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो कौन से पदार्थ का उत्पादन होता है। तो कौन से पदार्थ का उत्पादन होता है। देखिए, जब अल्कोहल में पेट्रोल को, जब अल्कोहल को पेट्रोल में मिला देंगे और उसको किसके रूप में यूज़ करेंगे, उसको एक ईंधन के रूप में उपयोग करेंगे, तो उस स्थिति में किस पदार्थ का उत्पादन होता है। तो उस स्थिति में केवल जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसी का क्या होता है, उत्पादन होता है, केवल कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला, यानी कि सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसके फैसले को, कह रहा है कि किसके फैसले को भारत के बाकी सभी न्यायालय को मानना होता है। तो किसका फैसला होता है, वो होता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के सबसे, मतलब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट एक बार जो फैसला सुना देगा, उसके फैसले को भारत के अंदर जितने भी न्यायालय हैं, भले ही अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो यानी कि जिला न्यायालय, और राज्य का न्यायालय जो हाई कोर्ट होता है, और मतलब ये जितने भी न्यायालय होते हैं उनका सभी को क्या करना पड़ेगा, उसका फैसला मानना पड़ेगा। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा भारत का उच्चतम न्यायालय के फैसले को भारत के बाकी सभी न्यायालयों को द्वारा मानना होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने नगर पालिका को संविधान के कौन से भाग में मान्यता प्रदान की है। देखिए यहाँ पे जो संविधान में भाग जोड़ा गया है 74वां संविधान संशोधन, तो 74वां संविधान संशोधन, इसके तहत संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया है वो आपको बताना है। तो 74वां संविधान संशोधन है वो कब हुआ था, तो सन 1992 में 74वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत कौन सा भाग जोड़ा गया था, तो जिसके तहत भाग जो है ना, भाग 9 का जोड़ा गया था, ठीक है, भाग 9 का जोड़ा गया था जिसके तहत, ठीक है। इसमें नगर पालिकाओं का क्या है, इसमें नगर पालिकाओं के बारे में बात करी गई है, भाग 9 का को जोड़ा गया था, और अनुच्छेद 243 पी से 243 जे डी तक इसमें रहे थे, ठीक है, जेड जी तक, ठीक है, इसमें रहे थे। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि इसमें 74वां संविधान संशोधन के तहत भाग 9 का को इसमें जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे के कौन से भाग की एपिडर्मल कोशिकाएं प्रायः एक मोम जैसी जल प्रतिरोधक परत छोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन साइंस की दृष्टि से आपसे पूछ सकता है। वैसे तो आपसे साइंस इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा एमटीएस परीक्षा में, लेकिन हम प्रिपरेशन पहले से करके जाएंगे। तो पौधे के कौन से भाग की जो अपनी एपिडर्मल होती है कोशिकाएं प्रायः एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत छोड़ते हैं। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, यानी कि केवल जो बाह्य सरफेस होती है, केवल बाहर की जो सतह होती है वही ऐसा काम करती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूनानी विचारक अरस्तु ने जीवों को सबसे पहली बार किस आधार पर वर्गीकृत किया गया था, यानी कि जीवों को इन्होंने वर्गीकृत किया था, डिवाइड किया था कि कौन कौन से टाइप के जीव होते हैं। तो उस मतलब किस आधार पर इन्होंने किया था, जो अरस्तु थे वो किस आधार पर करते थे, तो आवास के आधार पर। किसके आधार पर, आवास के आधार पर। आंसर यहाँ पे हो जाएगा आवास, ऑप्शन पहला। ग्रीक जो अपने विचारक अरस्तु थे, इतिहास के सभी जीवों का वर्गीकृत करने का प्रयास करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने निवास के अनुसार पशुओं को वर्गीकृत किया, चाहे वे जमीन के अंदर, पानी के अंदर या फिर हवा में ही रहते हैं, ठीक है। तो उस प्रकार से इन्होंने क्या किया था, इनको वर्गीकृत किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिक जलन पैदा करता है। तो देखिए जलन जब आप, एक तो होती है आग, एक होती है आपकी भाप। क्या होती है, भाप। तो आग और भाप या फिर गर्म
पानी। तो इनमें से आपको सबसे ज़्यादा जलन किससे होगी? सूर्य की किरणों से किसी को जलन नहीं होती है, भाप से सबसे ज़्यादा जलन होती है। मतलब ये कहने का है कि आप जब मतलब ऐसे गर्म पानी से जलोगे और जब भाप से जलोगे तो ज़्यादा गर्मी मतलब ज़्यादा आपको जलने ज़्यादा जलन किस में होगी? तो ज़्यादा पीड़ा आपको होगी भाप से जलने में। आंसर यहाँ पे भाप हो जाएगा इसमें आंसर, ठीक है। गर्म वायु, उबले जल या सूर्य की किरणें की तुलना में जो भाप होती है समान तापमान पर अधिक जलन पैदा करने का कारण होती है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाप, ठीक है, क्योंकि इसमें गुप्त ऊष्मा के रूप में भाप में ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है। इस तरल को वाष्प की अवस्था में परिवर्तित करने हेतु उबले जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा कि ओवरऑल ये बात है कि भाप से जलने में सबसे ज़्यादा आपको दर्द पीड़ा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि किडनी स्टोन यानी कि गुर्दे की जो पथरी होती है मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो गुर्दे में जो पथरी का निर्माण होता है वो किस कारण से होता है? जब देखिए पथरी का निर्माण तब होता है जब मूत्र में क्रिस्टल का निर्माण करने वाले जो पदार्थ की मात्रा है वो अधिक हो जाती है, ठीक है। जैसे कि अपने कैल्शियम हो गए, ऑक्सलेट हो गए और यूरिक एसिड। तब ऐसी स्थिति में क्या होता है? तब ऐसी स्थिति में मूत्र में तरल की मात्रा कम हो सकती है। अधिकांश पथरी प्रायः कैल्शियम ऑक्सलेट की जो होती हैं ना वो बनी होती हैं। मतलब जो मैक्सिमम होती हैं वो किसकी बनी रहती हैं? कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती हैं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कहा गया है कि सल्फर के साथ रबड़ को गर्म करना किसके सल्फर के साथ रबड़ को गर्म करना किसके रूप में जाना जाता है? तो सल्फर के साथ जब रबड़ को गर्म किया जाता है तो वो क्रिया क्या कहलाती है? तो वो क्रिया क्या कहलाती है? सल्फर के साथ जब रबड़ को गर्म किया जाएगा तो उसको कहते हैं वल्कानाइजेशन। क्या कहते हैं? वल्कनाइजेशन। क्या कहा जाता है? वल्कनाइजेशन इस चीज़ को कहा जाता है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। वल्कनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, साइंस की दृष्टि से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आज के क्वेश्चंस क्या हो चुके हैं? समाप्त हो चुके हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जिसने पिछले वाले वीडियोस को नहीं देखा है जा कर के देख लीजिएगा। और रात के 8 बजे ध्यान रखिएगा कि आपका रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट है तो उसको ज़रूर से आप लोग करने आइएगा और लाइव क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सभी आप लोग लाइव क्लास में ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है।